IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है अवधेश प्रीत की कहानी तसव्वुरे जाना, जिसे आवाज दे रहे हैं केसी शंकर और जश्न कलम के साथी कलाकार। फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी। कैब 5 बजे आ गई। कैब के ड्राइवर ने जब कॉल करके अपने पहुंचने की सूचना दी, वो लगभग तैयार हो चुकी थी। बस आखिरी बार अटैची में रखे सामानों की फहरिस्त के बाबत एक एक कर याद करने की मुद्रा में सोचा। जब ऐसा कुछ याद नहीं आया तो सिर को हल्का झटका देती रूम से बाहर निकल आई। हालांकि एक बार को इच्छा हुई कि पति को जगाकर अपने जाने की सूचना दे दे, लेकिन चुपचाप निकल जाने का रोमांच खत्म नहीं करना चाहती थी। लिहाजा बेआवाज दरवाजा बंद कर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। बिल्डिंग उनींदी थी। वॉचमैन अपने रेस्ट रूम में जमाइयां ले रहा था। उस पर नजर पड़ते ही भागा हुआ बाहर आया और गुड मॉर्निंग बोलकर गेट खोलने लगा। कैब गेट के ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने आगे बढ़कर अटैची ले ली। उसने मुड़कर देखा, पीछे बिल्डिंग में कोई जुम्बिश नहीं थी। होंठों पर एक बेरंग मुस्कान तैर गई। अटैची डिक्की में रखकर ड्राइवर उसके बैठने का इंतजार करने लगा। वॉचमैन दाहिने हाथ की हथेली अपने माथे से लगाकर सलामी दे रहा था। बिना किसी प्रतिक्रिया के वो कैब की पिछली सीट पर जा बैठी। ये सब कुछ बेहद खामोश और लगभग रोबोटिक था। कैब चली तो लंबी सांस फेफड़ों में भरते हुए खिड़की के पार देखा। सामने जमीन से आसमान तक कोई शफ्फाफ धुली चादर सूखने के लिए अलगनी पर फैली थी। हवा के हल्के झोंकों से उसमें बल पड़ते और वलय बनती जाती। उसे याद नहीं ऐसा मंजर कब देखा था। मंद मादक हवा, मलमली सुबह, भीतर तक उमग आई उजास, बेखुदी का आलम ऐसा कि कोई खुमारी सी थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। गोवा के लिए इस वक्त ये एकमात्र डायरेक्ट फ्लाइट थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 10 बजे तक गोवा पहुंच जाएगी। इतनी जल्द? दिल धक कर गया। महज 3 घंटे बाद वो दोनों आमने सामने होंगे। वो दोनों यानी रागिनी और अधीर। किसी नवयवना सी रख्ताब हो आई वो। एक चिर प्रतीक्षित मुलाकात की कल्पना से ही मन में हजारहां इंद्रधनुष झिलमिला उठे। हवा सीटियां मार रही थी। कैब सड़क किनारे दूर तक चले गए सिलसिलेवार अमलतास के वृक्षों पर खिले पीले फूलों के शामियाने से गुजर रही थी। इन पुलक भरे पलों में मन प्राण निर्बंध उड़ा जा रहा था। पति को अपने प्रस्थान की सूचना की औपचारिकता भी टाल गई थी। बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक और चेक इन की अफरा तफरी से उबरने के बाद वेटिंग लाउंज में बैठकर व्हाट्सएप मैसेज किया। आप सोए थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। गोवा जा रही हूँ, पहुंचकर फोन करूंगी। क्यों जा रही, कब लौटेगी, कुछ नहीं। मैसेज सेंड करके थोड़ी देर तक मोबाइल का स्क्रीन देखती रही। मैसेज वाकई डिलीवर हो चुका है ये इत्मीनान हो जाने के बाद गर्दन घुमाकर उस बड़े से हॉल का जायजा लिया। दूर दूर तक कहीं कोई जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया। अजीब सा लगा। अजनबी ज्यादा हो गए हैं या पहचानने वाले कम। किसी की नजर में ना आने की सोच शरीर में फुरफुरी सी हिलोर गई। 45 की इस उम्र में भी वो 18 साल की युवती की तरह अपने आप में सिमट गई। ऐसा एहसास तो पहली बार तब हुआ था जब कॉलेज में अधीर को अपनी ओर छुप छुप कर देखते हुए पाया था। केमिस्ट्री लैब में अचानक दोनों की आंखें टकरा गई थी और वो घबराकर इधर उधर देखने लगी थी। उस दिन उसका प्रैक्टिकल खराब हो गया था। सिन्हा सर ने डांट भी लगाई थी,
इतना आसान एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ अब तक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? चेहरा फक पड़ गया था। सिन्हा सर के सामने सिर गड़ाए उनकी डांट सुनती रही थी। अपराध बोध में जकड़ी जब लैब के उस हॉल में नजर दौड़ाई, अधीर कहीं नहीं दिखा। उसके ग्रुप के सारे लड़के जा चुके थे। वो कब आएंगे, कब चुपके से बाहर निकल जाएंगे, उनके सिवा कोई नहीं जानता। सिन्हा सर भी नहीं। शायद वो भी इस ग्रुप को जानबूझकर इग्नोर करते हैं। नहीं, वो बदमाश लड़के नहीं थे, बस वो अलमस्त हवा की एक टोली थी जिसे बांधना किसी के वश में नहीं था। कुछ लड़कियां उन्हें बड़े घरों के बिगड़े दिल शहजादे मानती, कुछ उन्हें रात भर पढ़ने और दिन भर मस्ती करने वाले कहती। इस ग्रुप और उनकी हरकतों में उसकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन आज लैब में जो कुछ भी हुआ वो सब अप्रत्याशित था और तत्काल समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या था, कि वो बेतरह असहज हो गई थी, कि दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, कि सुध बुध खो बैठी थी। उस शाम शहर की जलती बुझती रोशनियों में कोई जादू सा जागता रहा था। सितारों की टिमटिम में लुका छिपी की अद्भुत लय थी। खुद से खुद को छुपाने का यह खेल नया था, लेकिन दिलचस्प था। वो खुद उस खेल का हिस्सा हो गई थी। अगले दिन जानबूझकर सहेलियों के झुंड में शामिल रही। सिर झुकाए कॉमन रूम से क्लासरूम तक की आवाजाही में अधीर और उसके ग्रुप से बचती रही। लेकिन शाम को लैब में नजर बचाकर अधीर को देखने का मोह संवरण नहीं कर पाई। कनखियों से अधीर को तलाश करती उसकी आंखों में अनकही अधीरता थी। दिल की धुकधुकी तेज हो गई थी। फिर भी पकड़े जाने की आशंका और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का यह रोमांच एक नए प्रैक्टिकल का आगाज था। लैब के आखिरी रो में खड़ा अधीर एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल मिला रहा था। नीचे वाले टेस्ट ट्यूब में केमिकल उबाल खा रहा था। उससे बेखबर अधीर की बेख्याली ने उसे मायूस किया था। वो अनमनी सी अपने एक्सपेरिमेंट में जुट गई थी, लेकिन मन था कि रमा ही नहीं। क्या बात है रागिनी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? सिन्हा सर कब पीछे आकर खड़े हो गए पता नहीं चला। उनकी आवाज सुनकर चिंकी, घबरा कर देखा। सर तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तबीयत को? तो दवा क्यों नहीं लेती? देख रहा हूं तुम कल से परेशान हो। एक साथ कई सवाल, क्या जवाब दे कि दो खामोश आंखों की हलचल में उसका चैन गुम है, कि उसे खुद ही खुद की खबर नहीं। सबसे भली चुप, सिर झुकाए गूंगी बनी रही। उस रात वो खुद से बतियाती रही। रागिनी, तुम यहाँ प्यार करने, रोमांस फरमाने नहीं आई हो। ये फैंटेसियां तुम्हारे लिए नहीं हैं। ऐसा सोचना भी गुनाह है। तुम मम्मी पापा के भरोसे से विश्वासघात नहीं कर सकती। याद है कितनी मुश्किल से पटना में पढ़ने की परमिशन मिली थी? भूल गई कि पापा क्या कहते रहे हैं? लड़की को पढ़ने के लिए अकेले दूसरे शहर नहीं भेजने वाला मैं। ये क्या बात है, यहाँ साइंस नहीं है तो आर्ट्स ले लो, मतलब तो ग्रेजुएशन करने से है ना। पर रागिनी के लिए सवाल आर्ट्स और साइंस का नहीं था, सवाल रुचि का था। जिस विषय में मन न लगे उसे पढ़ना न पढ़ना सब बराबर। ये क्या हुआ कि साइंस नहीं है तो आर्ट्स ले लो, अंग्रेजी नहीं है तो हिंदी ले लो। पढ़ाई है या सब्जी भाजी की खरीदारी? पापा की जिद और उसके जुनून के बीच मां ने किसी तरह राह निकाली थी। देख बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हम सबका सिर नीचा हो। सिर नीचे झुकाए चलने की आदत नहीं, विवशता थी। सभी लड़कियां यही करती। हाँ, एक दो थोड़ी बोल्ड जरूर थी। वो कभी कभार किसी लड़के से उलझ भी पड़ती, पलट कर जवाब भी दे देती। अबे ओए, सैंडल देखिए, आया बड़ा, भाग यहाँ से। पर ज्यादातर लड़कियां ऐसी नहीं थी। वो लड़कों से उलझने, तुर्की बतुर्की बहस करने से बचती। उनके घर से उन्हें हिदायत थी, घर से सीधे कॉलेज, कॉलेज से सीधे घर। कुछ गड़बड़ हुई तो पढ़ाई बंद। कितनी कठोर शर्त थी, बिल्कुल एक तरफा। किसी की भी गलती हो सजा लड़की को। तालीम के लिए भी वो जंग कितनी कठिन, कितनी दुर्भेद्य थी। आज उसकी बेटी अमेरिका में,
अपने साउथ इंडियन पति के साथ समय कहां से कहां आ गए। 6:30 बजे थे। बोर्डिंग में अभी 15 मिनट और शेष थे। ये प्रतीक्षा की घड़ी बड़ी भारी गुजरती है। अधीर अचानक गायब हो गया था। कई दिनों तक नजर नहीं आया तो उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कुछ रिक्त रिक्त सा है। निर्वात की स्थिति में थी वो उन दिनों। कॉलेज, क्लास, कॉमन रूम, प्रैक्टिकल लैब, सब के सब वही थे। हलचलें वही थीं। फिर भी कुछ कमी सी थी। भीतर बेकली बढ़ती गई थी। अधीर के ग्रुप के पास से गुजरती तो कदम जानबूझकर धीमे पड़ जाते। कान उनकी बातें, सरगोशियां सुनने की सायास कोशिश करते। क्या था ये सब? खुद पर हंसती, हैरान होती और खुद को चेताती। रागिनी रागिनी रागिनी, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हुई तो हमेशा के लिए घर बैठ जाओगी। जिंदगी भर ताने सुनोगी सो अलग। जब तक अधीर नहीं लौटा उसके लिए बेतरह अधीर होती रही। अधीर के लौट आने के बाद अपनी भावनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करने लगी थी। जिस गांव जाना नहीं उसके कोस मत गिनो। इस अवश करती कशिश से उबरने में वक्त लगा था, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ाई और परीक्षाओं की तैयारी में लग गई थी। परीक्षाएं सिर पर थीं और तब दिन रात का भी होश नहीं रहा था। उन्हीं दिनों अचानक वो घटित हो गया था जिसकी उसने कल्पना तक न की थी। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम में उसके पार्टनर के तौर पर अधीर का नाम आया था। लिस्ट देखते ही दिल धाड़ धाड़ बजने लगा था। भीतर की हलचल बाहर आए इससे पहले ही किसी अनजाने खौफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यह अजीब बेबसी थी कि बिन मांगी मिली मुराद भी डरा गई थी। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उस उद्वेलित मनस्थिति में सीधे सिन्हा सर के पास जा पहुंची थी। सर, प्लीज मेरा पार्टनर बदल दीजिए। क्यों? तुम्हें क्या दिक्कत है? चश्मे से झांकती आंखों का सामना करते नहीं बना। सिन्हा सर के चेहरे पर सख्त बेरुखी चस्पा थी। सकपका गई वो। शायद उसके मनोभाव भांप कर सिन्हा सर थोड़ा नरम पड़े। ये अरेंजमेंट एग्जाम कंट्रोलर का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यू मे गो नाउ। प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान लैब में उत्तेजना और शरीर में हर वक्त सनसनी बनी रही। केमिकल रिएक्ट करते रहे और एलिमेंट्स रंग, गंध, रूप बदलते रहे। मन, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट होता रहा और वो अपना अपना गुणधर्म निभाते रहे। बर्नर से लेकर बीकर तक, रिएक्शन से लेकर रिजल्ट तक उनकी केमिस्ट्री अपरिभाष्य थी। मौन में संवाद था, संवाद में अपेक्षाएं थीं। वो दिन अबोला सही, अर्थहीन नहीं था। उस दिन विदा होते होते दोनों ने एक दूसरे को विश किया। बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू। परीक्षाएं खत्म हो गई थीं। अगले दिन घर लौटना था। सुबह की बस थी। देर रात पैकिंग करती रही। तभी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर से तह किया एक कागज फिसल कर फर्श पर गिरा। झट से उठाकर देखा, यह खत था। बिना संबोधन लेकिन उसे ही संबोधित। यह खत अधीर ने लिखा था। सांस रोके पूरा खत पढ़ गई। खत के खत्म होते ही उस कागज को बेसाख्ता चूम लिया था। किसी अदृश्य प्रेरणा से देर रात तक जागकर उस खत का जवाब लिखती रही, फाड़ती रही, लिखती रही। बेखुदी के उस बहाव में शब्द साथ छोड़ रहे थे। भावना बेकाबू हो रही थी। कुछ भी लिख पाना मुमकिन नहीं हो रहा था। लेकिन क्यों नहीं मुमकिन? कितनी ही तो लड़कियां लिखती हैं खत, वो क्यों नहीं लिख सकती? रात के तीसरे पहर तक जागती, खुद से जूझती, आखिरकार मुख्तसर सा एक खत लिख डाला। उस पहले खत को लिखने का रोमांच देर तक शरीर को गुदगुदाता रहा, दिल लरसता रहा, मन बहकता रहा। लेकिन वो खत अधीर तक नहीं पहुंच पाया। वो कहां रहता है ये भी नहीं पता था। उसका ठौर ठिकाना कुछ नहीं मालूम था। सिर थाम कर बैठ गई थी वो। यार रागिनी, तू हमेशा देर कर देती है। वो पहला और आखिरी खत
उसके बैग में रखा रह गया था। सुबह की ट्रेन थी, रुक पाना संभव न था। मन वहीं छोड़कर घर लौट आई थी। उसी दौरान शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। दुख, नाराजगी और क्षोभ से भरी वो माँ से उलझ पड़ी थी। इतनी जल्दी नरक में ठेलने की तैयारी क्यों कर रही हो माँ? ऐसा कुबोल मत बोल बेटा। शादी ब्याह तो लड़की का सौभाग्य होता है। जितनी जल्दी ये शुभ कारज निपट जाए उतना अच्छा। माँ वही कह रही थी जो उनकी माँ ने उनसे कहा होगा। वो गर्व से भरी हुई स्त्री थी। थोड़े दिन टाल नहीं सकती माँ? लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, इसीलिए कम में बात पट गई है। नौकरी लगते ही रेट हाई हो जाएगा। सस्ता सौदा पट जाने के उत्साह से माँ छलकी पड़ रही थी। उसका दिल डूबने लगा था। आखिरी उम्मीद में माँ से लिपट गई थी। अभी और पढ़ना चाहती हूँ माँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। थोड़े दिन रुक जाओ ना प्लीज। कैसी तो करुण गुहार थी वो। माँ की आंखों में ठहरा पानी कोरों में डबडबा आया था। तेरी इसी पढ़ाई के लिए मेरी कितनी फजीहत हुई है मैं ही जानती हूँ। मुझे नहीं लगता तेरे पापा मानेंगे। माँ की लाख मिन्नत के बावजूद पापा नहीं माने थे। अरे तुम्हें शादी के बाद जो करना है करो, हम तो इतना अच्छा घर बार हाथ से नहीं जाने दे सकते बस। विरोध का साहस नहीं जुटा पाई थी। मन कमजोर पड़ गया था। खुद को नियति के हवाले छोड़ दिया था। एंगेजमेंट वाले दिन अंगूठी के साथ ही दिनेश ने भरोसा भी दिया था। पढ़ाई, नौकरी, जो चाहे करना, नो प्रॉब्लम। उस दिन उस वक्त तो दिनेश किसी फरिश्ते से कम नहीं लगे थे। मन पर बड़ा बोझ, दिमाग में उबलता आक्रोश और आंखों में थमकी हुई उदासी को चीरती कोई किरण सी फूटी थी। कलाइयों में खनकती चूड़ियों को सौभाग्य मानकर उसने अपना भविष्य वर्ण कर लिया था। महीने भर बाद जब रिजल्ट लेने कॉलेज पहुंची तो कॉलेज कैंपस में वैसी ही हलचलें थीं जैसे वो छोड़ गई थी। लड़के लड़कियां यूं बेफिक्र घूम रहे थे जैसे रंग बिरंगी पतंगे, उड़ती बल खाती। जी में आया कि बाहें फैलाकर वो भी अपनी हाजिरी का ऐलान करे। वो तो छोटा भाई साथ में था, उसका ख्याल करके खुद को जज्ब कर गई थी। बोर्डिंग के लिए गेट नंबर 7 पर पहुंचने की पुकार शुरू हो चुकी थी। घड़ी पर नजर डाली, 6:35। तेजी से गेट नंबर 7 की ओर बढ़ी। गेट पर लाइन लंबी हो चुकी थी। पर्स से बोर्डिंग पास निकालकर लाइन में सबसे पीछे जा खड़ी हुई। मन ही मन खुद पर मुस्कुराई। रागिनी, तू हमेशा पीछे रह जाती है। उसे एडमिन ब्लॉक से निकलते देख अर्चना ने टोका। कितनी देर का थी, कहाँ रह गई थी रागिनी? जवाब देने के बजाय बस मुस्कुरा पड़ी। ऐन उसी वक्त एडमिन ब्लॉक के कॉरिडोर की दूसरी छोर से अधीर आता दिखा। वो उधर ही आ रहा था। उसकी आंखों में राग के रंग आए गए। दिल जोर से धड़का, सांसें सीने में अटक गईं। ये सब यकबयक हुआ। अब अधीर से बचकर निकल जाना संभव नहीं था। पास पहुंचते ही अधीर ने गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ाकर बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अधीर का हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था और वो गहरे संकोच में जकड़ गई थी। अपने मनोभाव छुपाते हुए हाथ जोड़कर जवाब दिया, सेम टू यू। अधीर का चेहरा झमा गया था। झेंपा हुआ अपना हाथ पीछे खींच लिया। आगे क्या इरादा है? शादी। संकोच से भरी वो अपनी कलाई की चूड़ियों को ऊपर नीचे सरकाने लगी थी। अधीर की आंखें उसकी कलाइयों में भरी रंगीन चूड़ियों पर ठहरी हुई थी। उसका चेहरा बेरंग हो गया था। उसकी आंखों में कोई नमी सी थी जिसका गीलापन उस पल को छूकर गुजर गया था। तभी एडमिन ब्लॉक की बुर्ज से एक कबूतर फड़फड़ा कर उड़ा। आस का पंछी शून्य में लोप हो गया था। वो बेहद कठिन पल था। अधीर बगैर किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गया था। जाता हुआ वो घिसट रहा था। हताशा का बोझ कितना भारी होता है, ये उस दिन उसने अपने सीने में महसूस किया था। वो वहीं खड़ी उसे तब तक देखती रही थी जब तक अधीर का साया ओझल नहीं हो गया था। बोर्डिंग हो चुकी थी। विंडो सीट उसकी थी। बगल की दोनों सीटें एक नवविवाहित जोड़े की थीं।
लड़का ब्लू सूट और मैचिंग टाई में अपने दूल्हेपन से अभी तक बाहर नहीं आया था। लड़की की कलाइयां लाह की मरून चूड़ियों से भरी थी। दोनों ने सीट पर बैठने के साथ ही रोमांस शुरू कर दिया था। वो गुदगुदी से भरी जानबूझकर उनके रोमांस को नजरअंदाज करती विंडो से बाहर देखने लगी। धुनी हुई कपास उड़ी जा रही थी। बादलों की आंख मिचौली में स्मृतियों की लुका छिपी जारी थी। उस दिन फेसबुक सर्फिंग करते हुए अचानक अधीर की फोटो पर नजर पड़ी थी। समूची चेतना को जैसे हाई वोल्टेज करंट का झटका लगा था। अचकचाई हुई बड़ी देर तक आंखें झपकाती रही थी। पीपल यू मे नो के नीचे अधीर की फोटो थी। नीचे नाम था अधीर रंजन। पहले तो आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि ये अधीर ही है, लेकिन पहचानने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी। हालांकि फोटो में वो ठीक वैसा ही नहीं था जैसे कॉलेज के दिनों में दिखता था, फिर भी उसके चेहरे की बनावट में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी। बस थोड़ा मैच्योर और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। यकीनी ना यकीनी के बीच वो काफी देर तक ठिठकी रही थी। इस बीच दिल के धड़कने की आवाज तेज हो गई थी। उसी उत्सुकता में उसका प्रोफाइल खोलकर देखा था अधीर रंजन, एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर। रिहाइश, कॉलेज का नाम, कई डिग्रियां, अवार्ड, पुरस्कार, उपलब्धियां, ढेरों तस्वीरें, हंसते मुस्कुराते, पार्टी में, क्लब में, सेमिनार में, वर्कशॉप में, भाषण देते, ट्रॉफी लेते। एक कामयाब अधिकारी का ब्यौरा था ये। 22-23 वर्षों बाद अचानक अधीर का यहां दिख जाना जैसे सफर में बिछड़ गया कोई मुसाफिर सरे राह मिल गया था। ये चमत्कार जैसा था। पुलकित मन उसने पलक झपकते ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया था। अगले दिन मैसेंजर बॉक्स में अधीर का जवाब पढ़ते ही दिल धाड़ धाड़ बज उठा था। Ragini, surprised to see you here. What a miracle. Unbelievable. Welcome, dear. पागल। कॉलेज के दिनों में बोलती नहीं फूटती थी जनाब की। आज किस बेतकल्लुफी से लिखा है वेलकम डियर। क्या बात है, काफी तरक्की की है अधीर ने। अपनी इस खाम ख्याली पर खुद ही चिहुक गई थी। वक्त ने कितना कुछ बदल दिया है। यकीनन अधीर की इस बेतकल्लुफी में उसका मित्र भाव निहित था। उसी मैसेंजर बॉक्स में अधीर से पूछा था, कहाँ हो, क्या चल रहा है, हाउस लाइफ गोइंग ऑन। अधीर ऑनलाइन था। पहले एक इमोजी आया, नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हाथ। दिल्ली में हूं, नौकरी। मैसेंजर में बातें ऐसी होती हैं, थोड़ा कहा ज्यादा समझना। हाउस लाइफ गोइंग ऑन का अधीर ने कोई जवाब नहीं दिया था, उल्टे उसी ने सवाल किया था, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो। उसने भी उसी संक्षिप्तता में जवाब दिया था। छूटते ही अधीर ने उसका फोन नंबर मांगा था। उसने भी बगैर झिझके अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। 2 दिनों बाद अधीर का फोन आया। इन 2 दिनों के दौरान वो दिन भर मिस्ड कॉल्स चेक करती रही और खुद का ही मजाक उड़ाती रही। रागिनी, इस उम्र में ऐसी बेताबी। हेलो। हाय रागिनी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कॉलिंग यू सो लेट। वो माफी मांग रहा था। क्यों? उसने तो उससे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अच्छा लगा। अधीर के मन में उसके प्रति राग भाव तो है। दरअसल एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ बिजी रहा और तुमसे इत्मीनान से बात करने के ख्याल से कॉल करना टल गया। शुक्र है तुम्हें फुर्सत तो मिली। तुम्हारी बीवी शिकायत नहीं करती? अरे बाप रे, तुम हंसती भी हो, वो भी इतनी खनक के साथ। दरअसल कॉलेज के दिनों में कभी तुम्हारी हंसी नहीं सुनी ना, तो इसलिए। अधीर, वक्त बहुत गुजर चुका है, शायद 22-23 साल। ये तो है। अब हम 50 के लपेटे में हैं। भाई बच्चे जवान हो गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे और क्या कर रहे हैं वो? 2, एक बेटी है, एक बेटा। बेटी बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेटा मुंबई में अपनी कंसल्टेशन कंपनी चला रहा है।
और तुम्हारे बच्चे? मेरी एक बेटी है, यूएस में डॉक्टर है। और तुम? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में चीफ केमिस्ट हूँ। वाओ। और तुम्हारे हस्बैंड? वो इरिगेशन में चीफ इंजीनियर हैं। भाई फिर तो खूब कमाई हो रही होगी, हैं? इतने ह्यूमरस तो नहीं थे तुम। तब तो मुझे कितना जान पाई थी। अधीर की आवाज थोड़ी मध्यम थी, ठंडी सी आह जैसे सीने में अटकी हुई हो। उस दिन के बाद अक्सर अधीर का फोन आ जाता, कभी वो भी कॉल कर लेती। एक दिन अधीर ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा, अतीत चाहे कितना भी तकलीफ दे हो, उसकी यादें हमेशा सुखद होती हैं। उसने बेसाख्ता अपनी टिप्पणी जड़ दी। काश अतीत व्यतीत ना होता। उसी रात अधीर का फोन आया। रागिनी, तुम ठीक तो हो? उस वक्त तो बैल्कनी में खड़ी थी। बाहर नीचे तक झुकाए आसमान को छू लेने की इच्छा हुआ आई। क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस अचानक तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए। सच? बेहद मासूम किस्म की उछास दिल से निकली। दिमाग ने कोई टोक टाक नहीं की। बालकनी के पास झिलमिलाते तारों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, ठीक हूं अधीर, तुम कैसे हो? समय का सिरा पकड़ना आसान नहीं होता। स्मृतियों के धागे इतने उलझे होते हैं कि ओर छोर पता ही नहीं चलता। वो गुज़िश्ता दिन, महीने और वर्षों के किस्से सुनते सुनाते रहे। उस रात कुछ तुम कहो कुछ हम कहे चलता रहा। वे कब कॉलेज के दिनों में जा पहुंचे याद नहीं। उस रात पहली बार ठंडी राख में कुछ गर्म सी तासीर महसूस हुई थी। उस रात के बाद उसने जानबूझकर अधीर को अवॉइड करने की कोशिश की थी। आखिरकार अधीर ने मैसेंजर बॉक्स में लिखा, तुम्हारी सीमाएं हैं, जानता हूं। भूल चूक लेनी देनी माफ। मैसेज पढ़कर धक रह गई थी। कुछ अव्यक्त अमूल्य खो देने की हूक से दिल बैठ सा जान पड़ा था। बदहवासी की इसी आलम में अधीर को कॉल लगाया था। उधर अधीर के मोबाइल की रिंगटोन बज रही थी। वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। रिंगटोन बजे जा रही थी, वो अधीर हुई जा रही थी। एक एक क्षण भारी गुजर रहा था। उस ओर रिंगटोन का बजना बंद हो चुका था। एक बार को इच्छा हुई कि छोड़ दे, लेकिन किसी अदृश्य आसक्ति से वशीभूत कॉल दोबारा मिला दिया। ये झिझक और लगाव के सीमांत का क्षण था। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस बार उधर से आवाज आई, सर मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए प्लीज। ये कौन थी? सेक्रेटरी? कॉलीग? जरूरत थी अधीर का मोबाइल इसे उठाने की? या अधीर भी ना, उसकी पत्नी कैसे झेलती होगी उसे? लेकिन अधीर की पत्नी के लिए उसे इतनी चिंता क्यों? उसकी पत्नी के बहाने ये धुआं उसके अंदर क्यों उठ रहा? घबराकर कॉल कट कर दिया। देर शाम अधीर का कॉल आया। बेमन से रिसीव किया। हेलो। सॉरी रागिनी, अर्जेंट मीटिंग में था, बस अभी फ्री हुआ हूं। नाराज हो? कम ऑन अधीर, मैं क्यों नाराज होने लगी? मेरा ट्रांसफर हो गया है, अगले महीने अमेरिका जा रहा हूं। सन्न रह गई, जड़वत, चुप। उसका रिस्पॉन्स ना पाकर अधीर ने बेसब्री से टोका, रागिनी? हेलो रागिनी, आर यू देयर? डिड यू हियर मी क्लियरली? यूं अचानक अधीर से फिर बिछड़ने की कल्पना से ही मन का अरार कटने लगा, किनारा छूटता लगा। जी में आया कि पूछे, अधीर अब क्यों पूछ रहे हो कि कैसी हूं? कुछ पल खामोश रही, फिर हौले से इसरार किया, अधीर, रुक नहीं सकते? ये कैसी अपेक्षा थी, ये कैसा मोह? क्या सोचेगा अधीर? इस उम्र में एक शादीशुदा स्त्री का किसी गैर मर्द से ऐसा आग्रह। लेकिन उसने गलत क्या किया? अधीर ही तो था उसका पहला क्रश।
उसकी पहली मोहब्बत। वक्त ने अवसर दिया होता तो अधीर को ही तो चुना होता उसने। फिर इस अपेक्षा में अपराध क्या? अधीर ने क्या जवाब दिया याद नहीं। होश आया तो उधर से आवाज आ रही थी। हेलो हेलो रागिनी, हेलो। आवेग से भरी उसी मनस्थिति में कॉल कट कर दिया था। बैल्कनी तेज सांसों से भर गई थी। आंखें अनायास उस गमले पर जा टिकी जिसके अंदर एक पौधे में 2 हरी पत्तियां निकल आई थी। रागिनी, रागिनी, अरे रागिनी, कब से पुकार रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? वाकई कुछ सुनाई नहीं दे रहा दिनेश। यहाँ बालकनी में हूँ। मेरी पासबुक नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रहा हूं। बिना कोई जवाब दिए बेडरूम में गई। वार्डरोब से पासबुक निकालकर दिनेश की ओर बढ़ाया। सामने रखी चीज भी दिखाई नहीं देती आपको। आश्चर्यजनक रूप से उसके अंदर ना खींच थी ना कोफ्त। दिनेश झेप छिपाने की गरज से सफाई दी। दरअसल इनकम टैक्स के लिए अपडेट करवाना है। कभी कभी खुद को भी अपडेट कर लिया कीजिए। आज तुमको ऑफिस नहीं जाना क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? आप बाहर निकलो तब तो तैयार हूँ। हाँ। पासबुक चेक करते दिनेश बेडरूम से बाहर निकले तो उसने पीछे से याद दिलाया। बीपी की दवा ली आपने? हाँ ले ली। और मेटफॉर्मिन? अरे वो डायबिटीज वाली वो खत्म हो गई है, आज लेती आना प्लीज। हैं? पहले बताना चाहिए था ना। दवा को लेकर आपकी यही लापरवाही ठीक नहीं लगती। दिनेश बेडरूम से बाहर जा चुके थे। दरवाजा बंद कर वो तैयार होने लगी थी। ऑफिस पहुंचने तक अधीर के 5 मिस्ड कॉल्स आ चुके थे। बैग में मोबाइल रखे रहने से कॉल्स देख नहीं पाई थी और अब अफसोस हो रहा था। तुरंत कॉल बैक किया। अधीर ने कॉल पिक कर ली थी, मानो इंतजार में ही बैठा हो। हेलो रागिनी, नाराज हो? कैन वी मीट अधीर? बगैर भूमिका, बगैर किंतु परंतु सीधे सीधे पूछ बैठी। उसकी सांसें उफन रही थी। आई श्योर? ये क्यों पूछा? नो नथिंग। कब, कहाँ? ये तुम तय करो। तुम्हारे शहर में? नहीं। तो फिर गोवा? तुम्हारे शहर में क्यों नहीं? वैसे ही जैसे तुम्हारे शहर में नहीं। अच्छा, सभी मेरी ओर घूर रहे हैं, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। प्लेन लैंडिंग की सूचना हो चुकी थी। नवविवाहित जोड़े की बातें खत्म होने को नहीं आ रही थी। पूरी राह उनकी बतकही और चूड़ियों की खन खन जारी रही। बीच बीच में लड़का उसकी मेहंदी रची हथेलियों को अपनी हथेली में कसता और अपनी ओर खींच लेता। लड़की उससे थोड़ा और चिपक जाती। धरती की ओर जाती प्लेन की गति में जिस्म जैसे आसमान से गिरते उल्का पिंड सा, मीटियोराइट जैसा सनसना रहा था। समय हवा में कलाबाजियां कर रहा था। वजूद अदृश्य की मुट्ठी में भिजा हुआ था। जमीन को छूते ही प्लेन रनवे पर फिसलता हुआ रुका। दिल जोर से धड़का और अनायास ही मन में राही मासूम रजा की गजल गूंज गई। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। नमकीन हवा और फेनिल धूप में मदिर फेनी सा गोवा शबाब पर था। ये पुरलुत्फ समा आंखों में भरे तेज कदमों से लगेज बेल्ट की ओर लपकी तो वहां भी लोगों की लाइन लग चुकी थी। एक कोने में खड़े होकर अपनी अटैची की प्रतीक्षा में मन ही मन होटल का नाम दोहराने लगी। गोवा इन। रागिनी, अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखा। सामने अधीर था। फोटो में चश्मा नहीं था, लेकिन चश्मे के बावजूद अधीर हूबहू वही था। अधीर? तुम यहाँ? हाँ रागिनी, सोचा होटल जाने से बेहतर है यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। क्लीन शेव्ड, सजे संवरे बाल, होंठों पर ठिठकी मुस्कान, चमक भरी आंखें, सफेद शर्ट, नीली जीन्स में साहबी आभा से लख तक अधीर को मुग्ध ही देखती
गर्मजोशी से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अधीर ने भी उसी बेतकल्लुफी से हाथ मिलाया। काफी इंतजार करना पड़ा ना। हाँ, 23 साल लंबा। फिर भी पहल मैंने ही की। कॉलेज में तो मैंने ही की थी, तुमने तो 23 साल बाद रिस्पॉन्ड किया है। हाँ। उसके पैर ठिठके, थमी और फिर अधीर के करीब आ गई। कितना कुछ अनकहा रह गया था ना। वो सब कुछ अब कह सुन लेंगे। आओ चलें। और वो दोनों एग्जिट गेट की ओर बढ़ने लगे। होटल का रूम सी फेसिंग था। सामने ठाठे मारता समुद्र इतना पास कि उल्लास से भरी वो बंद पल्लों को खोलकर खिड़की के बीचों बीच खड़ी हो गई। ठंडी हवा का झोंका बदन से टकराया। पछाड़ खाती लहरों की पुकार से रोम रोम झंकृत हो गया। बड़ी देर तक नीले पानियों के प्रशस्त प्रांतर को आक्षितिज अपलक निहारती रही। फिर दोनों बाहें फैला दी जैसे समुद्र को अंक में भर लेना चाहती हो। तभी डोरबेल बजी। तंद्रा टूटी, दरवाजे की ओर लपकी। सामने अधीर था। कॉफी पिए? हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। रागिनी, इफ यू डोंट माइंड, मेरे रूम में आओ ना, कॉफी का ऑर्डर दे रखा है मैंने। अधीर, 2 रूम बुक करने की क्या जरूरत थी? मतलब आने जाने का झंझट तो ना होता। माय गुडनेस, ये तुम हो? यकीन नहीं आता। वो अधीर के कमरे में खड़ी उसकी खिड़की से आती तेज हवा के मुकाबिल उड़ते आंचल को संभाल रही थी। अधीर, अपनी हर नायकीनी को यकीन में बदलने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। दोनों के बीच टेबल पर रखी कॉफी से भाप उठ रही थी। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। कॉलेज के दिनों में तो तुम बहुत डरपोक थी, अब डर नहीं लगता? नहीं, चलो कॉफी ठंडी हो रही है। अधीर ने एक बड़ा सा घूंट भरकर जैसे ही अपना कप टेबल पर रखा, उसने वो जूठा कप उठाया और अपने होंठों के करीब लाकर ठिठकी। व्हाट अ रोमांटिक मोमेंट ना। कॉलेज के दिनों में अगर हम डेट कर रहे होते तो एक दूसरे की छोड़ी कॉफी यूं ही पी लेते। अचानक ढेरों कलियां चटक गई थीं। अधीर का जूठा कप यथावत टेबल पर रखकर अपनी कॉफी सुड़कने लगी। उसका यूं बेबात हंस पड़ना अपनी कही बात को गंभीरता से न लेने का संकेत था या अवचेतन में अटकी कोई कामना, अधीर के लिए यह समझना आसान न था। यू नो अधीर, हमारे जमाने में किसी ने बताया ही नहीं कभी कि डर के आगे जीत है। उसकी हंसी कोई सिम्फनी थी, अनवरत बजे जा रही थी। बाहर समुद्र का शोर तेज हो गया था। लहरें हारने लगी थी। अधीर उठा और आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। वो खिड़की से लगकर उससे मुखातिब हुआ। वाकई उस वक्त हम सब डरे हुए लोग थे और डर ही हमारी नियति था। वक्त का छूटा सिरा पकड़ने की कोशिश में वो दोनों वही नहीं रह गए थे जो यहां आने से पहले थे। उम्र बहुत पीछे जा चुकी थी और वो एक दूसरे के साथ चलते हुए देश काल से परे एक ऐसे वर्तमान में थे जो वो चाहते थे। वो उनका अर्जा हुआ समय था। वो दिन भर धूप छाई की तरह साथ चलते रहे। शाम उतरने को थी जब वे डोना पौला बीच पर थे। समुद्र का जल मध्यम लय में तरंगित था। इन तरंगों को छूकर आती मंद हवा उसके बालों में उलझी जा रही थी और वो उन्हें बार बार समेटने में हलकान हो रही थी। उड़ने दो ना। You're looking like a cloudy beauty. वो बेंच पर बैठी थी। अधीर रेलिंग के पास खड़ा था। वो उठकर उसके करीब आ गई। तुम्हें पता है, डोना पौला ने अपने प्रेम के लिए खुद को यहीं विसर्जित किया था। उसकी आंखों में उदासी का साया था। आत्मा में कोई करुण पुकार अटकी हुई सी थी। गोया
अतल समुद्र में डूबती डोना पौला को न बचा पाने का अफसोस मत रहा हो। हाँ, डोना ने यही छलांग लगाई थी। अधीर की आंखें डोना पौला और उसके प्रेमी के उस स्टैचू पर जा टिकी थी जहां शाम का साया उनकी उदासियों से लिपटा हुआ था। अजीब विडंबना है ना कि असफल प्रेम की कहानियां ही लोक स्मृति में जीवित रहती हैं। सूरज विदा ले रहा था, किरणें जल समाधि ले चुकी थी। वो चुपचाप रेलिंग के सहारे खड़ी स्याह होते समुद्र को देखती रही। वो अपनी अपनी उदासियां और अपना अपना मौन साथ लिए लौट पड़े। डोना पौला की कहानी साथ चलती रही। अधीर, ये कहानियां पराजित प्रेम का सबक होती हैं शायद। अधीर ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियां गुथ गईं। हाँ, शायद डोना पौला में ही मांडवी और जुआरी नदियां भी मिलती हैं। वो अधीर के थोड़ा और निकट आ गई। उसकी आंखों में नदियों का संगम मचल रहा था। गोवा से लौटे आज कई दिन हो चुके हैं। जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही है। दिनेश किसी डैम के निरीक्षण के लिए सुदूर किसी ग्रामीण इलाके में गए हैं। उसे इस बात की फिक्र हो रही है कि दिनेश अपनी डायबिटीज की दवा ले जाना भूल गए। फोन करके ताकीद कर दी है कि वो मीठे से परहेज करें और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। इस बीच अमेरिका से बेटी का फोन आया था। उसने गोवा ट्रिप के बारे में पूछा था। आपका ट्रिप कैसा रहा मॉम? ऑफिशियल मीटिंग एज यूजुअल। ये बताते हुए वो रोमांचित थी कि उसके पास भी अपना गोपन, अपना सीक्रेट है और उसे छुपाने का आनंद उसे उल्लासित किए हुए है। अपराध बोध? नहीं, कतई नहीं। यही प्रश्न उस रात अधीर ने किया था। रागिनी, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि यह सब मान्य नैतिकता के विरुद्ध है? इसके लिए तुम्हारे अंदर कोई अपराध बोध नहीं है? रात रोमानी थी। क्रूजिंग पर डांस और खाना, खुले आसमान पर तारों का चंदोवा और क्रूज के डेक पर कोंकणी संगीत की तेज धुन। चारों ओर हिलोरें लेता समुद्र जादू सा जाग रहा था। वो अधीर के साथ नाचती रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि नाचना जैसे अपने भीतर के अवगुंठन से मुक्त हो जाना है। वो खुद को पुनर्आविष्कृत, रीडिस्कवर कर रही थी। उसकी इस पूरी यात्रा की अंतर्प्रेरणा भी तो यही थी। वो देर रात तक रेत की चांदी पर नंगे पांव चलते रहे थे। नारियल की शाखों से झरती चांदनी उन्हें स्पर्शती रही थी। ये रात उनके एकांत का उत्सव थी। होटल लौटने तक रात आधी ढल चुकी थी। अधीर कपड़े चेंज करके उसके रूम में आ गया था। वो भी गुलाबी नाइटी में खिली खिली सी थी। तुम्हारे साथ दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रागिनी, थैंक्स फॉर योर कंपनी। अधीर, फॉर गॉड्स सेक, नो थैंक्स प्लीज। तुम्हारे बाल अभी भी काले हैं और उतने ही घने। क्या लगाती हो? आंवला, शुरू से वही लगाती आ रही हूँ। अच्छा, तुम चश्मा कब से लगाने लगे? क्यों, बूढ़ा दिखता हूँ? नहीं, बूढ़ा नहीं, मैच्योर दिखते हो। वक्त ने कितना कुछ बदल दिया है ना। लेकिन हम तो आज भी उसी वक्त में ठहरे हुए हैं, तसव्वुरे जाना किए हुए। वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। अंधेरे में कुछ तलाशती हुई आंखें दूर तक चली गईं। शायद कोई लाइट हाउस, शायद आवारगी करता कोई जुगनू। रागिनी, मुझसे यूं मिलने को लेकर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध नहीं है? आफ्टर ऑल, ये सब हमारी सोशल नॉर्म्स और मोरालिटी के विरुद्ध है। वो पलटी। अधीर एकटक उसी की ओर देख रहा था। इस देखने में उत्कट जिज्ञासा थी। वो हर हराती लहरों से उमड़ पड़ी। अधीर, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ जो किया, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी, मेरी आजादी का हनन, वो क्या मेरे साथ किया गया अपराध नहीं था? अगर मैं अपनी मर्जी का करूं तो अपराध?
जो मेरा पहला क्रश था उस पर अपनी कामना व्यक्त करूं तो अनैतिक? अधीर ने करीब आकर उसके चेहरे पर बिखर आई लट को उंगलियों के नामालूम स्पर्श से पीछे कर दिया। रूई के भाहे सी ये छुअन रूह तक उतर गई। उसकी आंखें मुंद गई थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये दिनेश के साथ धोखा है? दिनेश मेरा प्यार नहीं, जिम्मेदारी है। मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में ईमानदार हूं। खिड़की के पार समुद्र में उठता ज्वार भाटा शांत पड़ चुका था। वो जितनी खिड़की के इस पार थी उतनी ही उस पार थी। उसका स्वर भी ठहरे जल सा शांत था। अधीर, हर किसी का अपना अतीत होता है। उस अतीत के एकांत में उसकी छूटी हुई हसरतें, अघटित की संभावनाएं और घटित के अफसोस होते हैं। कोई उन्हें नहीं भुला पाता। ताउम्र ता जिंदगी वो साथ होती है, वर्तमान के एकांत में भी। तुम मेरे वर्तमान के एकांत की वही कामना हो। जब मेरे एकांत में तुम्हारा होना कोई नहीं रोक सकता, तो नैतिक और अनैतिक का प्रश्न ही बेमानी है। अधीर ने उसके कंधे पर आश्वस्ति भरा हाथ रख दिया। वो बड़ी देर तक अपना सिर अधीर के कंधे पर टिकाए रही। रात जल्द बीत गई या सुबह जल्द आ गई, किसे खबर। एयरपोर्ट पर विदा होते हुए वो दोनों आखिरी बार गले मिले। मुस्कुराकर एक दूसरे की छवियां आंखों में सजोई और बगैर कुछ बोले अपने अपने हिस्से की उदासियां लिए अपने अपने डिपार्चर गेट की ओर बढ़ गए। जाते हुए किसी ने किसी को मुड़कर नहीं देखा। रागिनी, वो मुड़ी। अधीर को अपनी ओर आते देख आंखें प्रश्नवाचक हो गईं। माथे पर बल पड़ गए। रागिनी, तुम मेरी पत्नी के बारे में पूछ रही थी ना? अब जबकि वो वाकई कुछ नहीं जानना चाहती थी, अधीर के इस प्रश्न पर मुस्कुरा कर रह गई। अधीर को तो जैसे एक बार की कहानी का कोई बिसरा पात्र याद आ गया था। वो एक उच्छ्वास में बोल गया, शी इज नो मोर। शादी के 4 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। ये इस कहानी का दुखांत था। गुजरती भीड़ और समय के बीच सनाके में खड़ी वो अधीर को अपने गेट की ओर लपक कर जाते देखती रही। अधीर के कंधे बोझ से झुके लग रहे थे। इससे पहले कि अधीर उसे पलट कर देखे, वो अपने गेट की ओर मुड़ गई। वो इस दुख को अपने साथ लिए लौटी थी। कई बार उसने सोचा कि अधीर को कॉल करके उसकी पत्नी के प्रति शोक व्यक्त करे। मन के किसी कोने में ये उत्सुकता भी थी कि जाने अधीर के उस पहले खत का जवाब उसे उसके अटैची में मिला क्या। लेकिन खुद को रोक लिया। वो अधीर के एकांत गोपन, उसके पर्सनल स्पेस में दखल नहीं दे सकती। नहीं, वो उसका वर्जित क्षेत्र है। आपने सुनी केसी शंकर और जश्न कलम के साथी कलाकारों की आवाज में अवधेश प्रीत की कहानी तसव्वुरे जाना। ये कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet talks to music producer Kabir Katpalia. He shares what it was like making music for the film Gerhaiya. On Think Fast, Varun and Suchita are in conversation with Front Row's Ishan Preet Singh. He tells us about all there is to know about the subscription model. On The Wire Talk, Siddharth talks to author Pramod Kapoor about his new book, 1946 Royal Indian Navy Mutiny, The Last War of Independence. On Postcards from Nowhere, Utsav traces the legacy of Sindhis and tells us why crocodiles are important to them. And on Say No to Drama, Chetna deconstructs growing up but not growing apart in a relationship.
Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. The word of mouth really helps. Also, don't forget to rate us on whatever platform you're listening to us and check us out on YouTube. You can check a list of all our channels at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Remember the days when our granny used to narrate once upon a time stories? Let's bring back the good old days of moral stories with Storytime Tamil. Hi, I am Ravishankar Balachandran, host of Storytime Tamil podcast. I would like you to entertain and educate your children with stories from Storytime Tamil. Tune in to the new episode sharp at 7 p.m. every day on IVM website, IVM podcast app, YouTube channel, or wherever you get your podcast from.